अवर चैनल लर्न एंड ग्रो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ, रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए ये जो है हम इसकी डिटर्मिनेशन करेंगे। इसमें क्या होता है कि मेथड होता है जिसमें हम इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला मेथड होता है ग्राफिक मेथड। ग्राफिक मेथड जो कि डिफरेंट रेट इक्वेशंस के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि सिर्फ रेट ला इक्वेशंस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसको हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो रिएक्टेंट होता है वो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होता है, यानी एक ही रिएक्टेंट से हमारे पास कोई प्रोडक्ट बनता है, तब ग्राफिक मेथड का यूज़ किया जाता है। जैसे कि Na है, ए हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट है, उससे प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये रिएक्शन अलग अलग होती है अलग अलग फॉर्मेशन के लिए। देखिए ये जो है हमने जब फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड मेथड किए थे तो उसमें हमने ये की थी इक्वेशंस। तो जीरो ऑर्डर के लिए जो हमारी इक्वेशन थी वो इज इक्वल टू थी के ए जीरो। जीरो ऑर्डर के लिए जो पावर होती है ये जीरो होती है, ठीक है ना। इसका मतलब कि ये कांस्टेंट के इक्वल आ जाता है। जो रेट है ना, रेट जो होगा यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन वो कांस्टेंट के इक्वल आती है। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कौन सा ग्राफ, रेट वर्सेस ए के बीच में, तो एक रेट क्या है, कांस्टेंट है। तो रेट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये जीरो ऑर्डर के लिए होता है। नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास रिएक्शन आती है, जो रेट होता है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के, फर्स्ट ऑर्डर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए के। यानी प्रोपोर्शनैलिटी हटा के हम रेट को के से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमने इसे प्रोपोर्शनैलिटी की जगह के ही यूज किया जाता है तो ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए, यानी कि यहाँ पे जो पावर होते हैं जब कुछ नहीं दिया होता तो वन पावर होती है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। तो रेट किसके प्रोपोर्शनल है, रेट किसके इज इक्वल टू है, कांस्टेंट के इक्वल। तो यानी कि प्रोपोर्शनल है, यानी रेट और ए एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल है। रेट बढ़ेगा तो ए की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इस वजह से इसका जो एक डायगोनल लाइन होती है, एक डायगोनल लाइन से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। थर्ड है जो हमारे पास पहले जीरो ऑर्डर किया था, फर्स्ट ऑर्डर, अब हम सेकंड ऑर्डर के लिए कर रहे हैं। सेकंड ऑर्डर के लिए जो रेट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है ए की पावर 2 के लिए। तो रेट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के के लगा देते हैं, और ये होता है ए। तो ये भी क्या हो गया, रेट अगेन प्रोपोर्शनल हो गया ए स्क्वायर के। तो सेकंड अगेन प्रोपोर्शनल है, मतलब एक सेंटर से ओरिजिन से लाइन जाएगी, एक डायगोनल लाइन। तो इस तरह से का रेट और ए स्क्वायर के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो इस तरह से एक लाइन जो है जाती है सेकंड ऑर्डर के लिए होती है। तो इसका ग्राफिक मेथड होता है। ये जो सारे हैं ना, ये हमने जब इंटीग्रेटेड मेथड किए थे जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के केस में, तो हमने उन्हें रिप्रेजेंट किया था कि किस तरह से फाइंड आउट किया था, निकाला था, ये हमने किया था। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड मेथड पे। सेकेंड मेथड जो हमारे पास है वो है इनिशियल रेट मेथड। देखिए ये जो मेथड होता है ये यूज होता है जब नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स होते हैं। जब हमने ग्राफिक मेथड किया था उसमें क्या था कि उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही रिएक्टेंट था, लेकिन इसमें जो रिएक्टेंट है ए बी सी, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हैं जो मिलकर प्रोडक्ट जो है वो बना रहे हैं। तो इस मेथड में हम जो इनिशियल रेट है वो फाइंड आउट करते हैं। इनिशियल रेट को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, हम क्या करते हैं, ए बी और सी हमारे पास जो तीन रिएक्टेंट हैं, इन रिएक्टेंट्स में से एक रिएक्टेंट को हम चेंज कर देते हैं। मान लीजिए कि हमने ए को चेंज कर दिया, ए को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इसको हमने क्या किया है, चेंज किया है, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया। लेकिन बी और सी को हमने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। तो एक को सिर्फ, यानी जरूरी नहीं है कि आप ए को ही चेंज करोगे, आप बी को चेंज करके ए और सी को कांस्टेंट रख सकते हो, सी को चेंज करके ए और बी को कांस्टेंट रख सकते हो। तो आपने क्या किया है, इसमें ए को चेंज कर दिया और बी और सी को सेम रख लिया जैसे वो पहले थे। तो इनिशियल रेट जो होगा किसी भी रिएक्शन का, उसे हम फिर से डिटरमाइन करेंगे। तो जो अब रेट होगा वो किसका होगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा, ए के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि हमने ए को चेंज किया है।
तो अब जो रेट आएगा, जो पहले रेट था वो अलग था, लेकिन ए के चेंज करने से रेट में चेंज आ गया, जिस वजह से वो ए के रिस्पेक्ट में आएगा। तो इससे हम रिपीट करते हैं, यानी कि पहले हम ए को चेंज कर देते हैं बी सी को, फिर हम बी को चेंज कर देंगे, ए और सी को कांस्टेंट रख के रेट चेक कर लेंगे बी के रिस्पेक्ट में, फिर सी को चेंज करके सी के रिस्पेक्ट में रेट को जो है वो मेजर कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि फिर अब इन्हें कंबाइन करेंगे। कैसे कंबाइन करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे आपने फर्स्ट केस लिया है, आपने क्या लिया है, ए को चेंज कर दिया, बी और सी को कांस्टेंट रखा है। तो ए को मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन को आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया, डबल। अगर इसको ट्रिपल कर देंगे तो वो 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब रेट क्या हो गया, अगर इसको डबल कर दिया तो रेट क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया ए स्क्वायर में। तो जो ऑर्डर आएगा, जो ऑर्डर आएगा वो किसके रिस्पेक्ट में आएगा, ए के रिस्पेक्ट में आएगा, क्योंकि वो ए क्या है, 2 है, सिर्फ ए के लिए लिया है। अब आपने सेकंड केस में क्या किया, बी को चेंज कर दिया, और ए और सी को क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है, बी को डबल कर दिया, तो रेट रिएक्शन भी डबल हो गई। अभी ए को तो पहले किया था, बी कितना हो गया, अब रेट जो है पहले ए की स्क्वायर था, तो बी क्या हो गया, 1 हो गया। तो ऑर्डर किसके रिस्पेक्ट में हो गई, बी के रिस्पेक्ट में, जो कि हो गई 1। थर्ड कंडीशन क्या होगी, अब सी को आपने चेंज कर दिया, सी को डबल कर दिया, तो रेट क्या हो गया, रेट जो हो गया अब हम किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, सी के रिस्पेक्ट में लेंगे, जो कि ये क्या होगा, 0 होगा, यानी कि रेट प्रोपोर्शनल होगा सी की पावर 0। तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सी आएगा, जो कि होगा 0। तो ओवरऑल जो रेट क्या होगा, ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, ए क्या है 2 प्लस 1 प्लस 0, जो कि इज इक्वल टू होता है 3 के। तो इससे रिप्रेजेंट किया जाता है कि अब वो जो ऑर्डर आया है वो 3 आया है। तो ये जो होगा ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा, इनिशियल रेट मेथड से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसी मेथड में आप देखिएगा कि इनिशियल रेट मेथड में ही कि एन, ये वाली क्वेश्चन हमने की थी कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट है जिसे हमने प्रोडक्ट बनाया है, तो रेट क्या है, के, जो प्रोपोर्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा, सी की पावर ईटा। तो इससे भी इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब यहाँ पे हमने क्या लिया है, जो इनिशियल रेट है उसे हम डिटरमाइन करेंगे सबसे पहले R01 से, फिर R02 से, यानी कि ए की पावर अल्फा थी तो 1 अल्फा, ठीक है, 1 अल्फा हो गई, बी की पावर बीटा और सी की पावर गामा, ईटा या फिर ईटा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 2 के केस में होगी ए 2 अल्फा हो गई, बीटा हो गई, ईटा हो गई, ये इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब R01 और R02 को इसको डिवाइड कर दिया, इसको भी हमने डिवाइड कर दिया, यानी कि A01 अल्फा अपॉन A02 अल्फा हो गया अपॉन में, ये तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो ये क्या हो गया, इसको हमने अल्फा को कॉमन ले लिया ऊपर। तो यहाँ पे अगर इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो log R01 अपॉन R02 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा इस रिएक्शन का, अल्फा log A01 अपॉन A02 रह जाएगा। इस तरह से ये रिएक्शन आएगी। अब यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू को काउंट कर सकते हैं। अल्फा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू log R01 अपॉन R02 ये ब्रैकेट क्लोज अपॉन में log A01 अपॉन A02। तो ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो ऑर्डर है किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि हमने क्या किया है, बी और सी को इसमें भी कांस्टेंट रखा है और ए को चेंज किया है, तो ये ए के रिस्पेक्ट में है। इस तरह बी और सी को निकाल के उन सबको ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका सेकंड मेथड है जो कि है इनिशियल रेट मेथड। नेक्स्ट आपका थर्ड मेथड है, वो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। ये जो है बहुत ही कॉमन मेथड है, जिसे कि काइनेटिक्स की स्टडी में यूज किया जाता है केमिकल रिएक्शन में। अब हमारे पास इसमें कोई भी प्रोडक्ट है Na, जिससे रिएक्टेंट है Na, जिससे प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है। अब जब ये रिएक्शन स्टार्ट हुई है उस टाइम पे Na की वैल्यू A है, स्मॉल a, यानी कि जो मोल पर लीटर में है, मोल पर लीटर में है वो स्मॉल a है।
लेकिन जैसे ही टाइम चेंज हुआ तो ए की वैल्यू क्या हो गई, ए माइनस एक्स हो गई, क्योंकि रिएक्टेंट डिक्रीज होता है तभी तो प्रोडक्ट बनता है। ए माइनस एक्स मोल पर लीटर हो गई। तो इसकी इसमें जो रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर की होती है dx अपॉन dt। इसको हम dx अपॉन dt से रिप्रेजेंट करते हैं। dx अपॉन dt इज इक्वल टू k, जो कांस्टेंट है a माइनस एक्स फर्स्ट ऑर्डर के केस में। तो यहां पर अगर हम सेकेंड ऑर्डर की बात करें तो dx अपॉन dt के a माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर में पावर 3 आ जाएगी। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं रेट कांस्टेंट की फॉर्म में। अब इसमें क्या होगा कि अगर जीरो ऑर्डर की बात करें, डिफरेंशियल इक्वेशन में जीरो ऑर्डर की बात करें तो k इज इक्वल टू किसके है 1 अपॉन टी, यानी कि इसको अगर हम डिफरेंशियल के केस में, इसको डिफरेंशियल के केस में बात करते हैं, इसकी डिफरेंशियल के केस में बात करते हैं तो k इज इक्वल टू, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के, जीरो ऑर्डर के लिए अगर देखें तो कांस्टेंट किसके इज इक्वल टू आता है 1 अपॉन टी के, 1 अपॉन टी ए नोट माइनस ए होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ 1 अपॉन टी ए नोट माइनस ए। और फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्या होता है, ये जो इक्वेशंस है हमने सॉल्व की हुई है पहले, जहाँ ये जो हमने ली है ना इक्वेशन इंटीग्रेटेड में हमने सॉल्व की हुई हैं। के किसके इज इक्वल टू आता है फर्स्ट ऑर्डर केस में के इज इक्वल 2.303 अपॉन टी लॉग ए नोट अपॉन ए। सेकेंड ऑर्डर के केस में के इज इक्वल टू 1 अपॉन टी 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए नोट, इसके इक्वल आता है। अगर इसके ग्राफिक मेथड करें तो यहाँ से हम जीरो ऑर्डर के केस में a की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे तो a की वैल्यू को हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। a किसके इज इक्वल टू आएगा माइनस के टी प्लस ए नोट, इसके इक्वल आएगा, यानी a माइनस के है ना, यानी कि a जो है माइनस के है। तो a और t में अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो a माइनस के, यानी कि इसका स्लोप जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, यानी कि जो स्लोप होगा वो माइनस के होगा। और ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़ ये होगी जो हमारी इंटरसेप्ट होगी, कौन सी होगी, इंटरसेप्ट a नोट की। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये जीरो ऑर्डर के लिए है, जीरो ऑर्डर। अब हम सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर के केस में अगर हम यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर में log a की वैल्यू को कैलकुलेट करें, log a की वैल्यू को, तो क्या आएगी, ये भी माइनस में आएगी, माइनस के अपॉन 2.303 प्लस log a नोट, तो ये भी माइनस में है, इसका स्लोप भी फिर इसी फॉर्म में बनेगा इस तरह से। ये जो है, ये जो ग्राफ है log a और टाइम के बीच में बनेगा। तो स्लोप क्या होगा इसका स्लोप होगा माइनस के अपॉन 2.303 और इसका जो इंटरसेप्ट है ये होगा log a नोट का, फर्स्ट ऑर्डर केस में। सेकेंड ऑर्डर के केस में देखते हैं। सेकेंड ऑर्डर के केस में हमने यहाँ पे 1 अपॉन ए कैलकुलेट करेंगे, जो इज इक्वल टू होगा, ये होगा प्लस में के टी प्लस 1 अपॉन ए नोट, ये रहेगा। अब देखिए के टी प्लस, यानी इंटरसेप्ट क्या है 1 अपॉन ए नोट, तो यहाँ पे यहाँ से ये है इंटरसेप्ट 1 अपॉन ए नोट, ये वाला जो है, जो कि, और इसके बाद स्लोप क्या होगा, इसका जो स्लोप आया है वो पॉजिटिव में है, जो कि इज इक्वल टू के इक्वल है। ये जो ग्राफ है 1 अपॉन ए और टी के बीच में है। तो इस तरह से हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट मेथड है हमारे पास हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड में क्या होता है कि हाफ लाइफ पीरियड जो होती है रिएक्शन की, यानी कि जो टाइम हो जाता है ना वो हाफ होता है, इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो टी हाफ जो प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन ए नोट n माइनस 1 के। जो ऑर्डर है n उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ग्राफिक मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहला है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। स्टार्ट इसमें दो डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन लेते हैं।
यानी कि हमने इसे टी हाफ जो है इसकी दो कंसंट्रेशन ले ली है। सबसे पहले है टी हाफ 1 और टी हाफ 2, इनको डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे देखिए टी हाफ 1 वाली है, यहाँ पे हमारे पास आएगी ए नोट 2, यानी डिवाइड करने के बाद ये ऊपर चले जाएंगे ए नोट 2 n माइनस 1, और टी हाफ 2 के केस में ये ऊपर वाली नीचे आएगी ए नोट 1 n माइनस 1, ये रहेगी। n माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास ए नोट 2 अपॉन ए नोट 1 रह जाएगा। इसे लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या आएगा, लॉग टी 1/2 1 माइनस लॉग, यहाँ पे हम लॉग टी 1/2 की 2 दोनों माइनस हो जाएंगे, इज इक्वल टू सेम कंडीशन इसके केस में रहेगी n माइनस 1 लॉग ए नोट 2 माइनस लॉग ए नोट 1। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। n की वैल्यू को हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, जो कि होगा 1 प्लस लॉग टी 1/2 1 माइनस लॉग टी 1/2 2। तो ये हमारे पास log ए नोट 2 माइनस log ए नोट 1, ये रहेगी। n की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हुई। अब इसी में हम सपोज करते हैं कि ए नोट 1 a है, यानी कि ए टी 1/2 जो है 1 इज 50 मिनट्स हैं, 50 मिनट्स हैं, ये सपोज किया है। तो ए नोट 2 यानी a/2 आधा है, यानी कि 50 का 25 मिनट्स हैं, 25 मिनट्स। अब जो रिएक्शन है nth ऑर्डर की क्या रहेगी, t 1/2 जो प्रोपोर्शन होगा 1/a नोट n माइनस 1 के। अब सेम जो कि हमने पहले किया था वही सिचुएशन रहेगी, 50/25 इज इक्वल टू a/2/a n माइनस 1। ये वाली सिचुएशन हमने उसी तरह से ही फॉलो की जैसे कि हमने पीछे फॉलो किया था, जो इक्वेशन निकाली थी, इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसका ग्राफिक मेथड देखें तो जीरो ऑर्डर के लिए जो टी हाफ होता है वो इज इक्वल टू होता है के ए नोड के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, जिस वजह से ये जो है ये इस फॉर्म में होती है, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू है, टी हाफ इज इक्वल टू के इक्वल है। तो स्लोप क्या है, प्लस के में। सेकेंड ऑर्डर के केस में तो यहाँ पे देखते हैं हमारा फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर केस में टी हाफ के ए नोट 0 यानी कि के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या है कि टी हाफ जो है वो इंडिपेंडेंट है और इनिशियल कंसंट्रेशन जिस वजह से एक कांस्टेंट लाइन है, और सेकंड ऑर्डर के केस में टी हाफ के 1/a नोट के इक्वल है। तो ये भी पॉजिटिव है, जो कि ओरिजिन से एक डायगोनल लाइन पास होगी। तो ये हाफ जो लाइफ मेथड है। लास्ट पॉइंट है हमारा ओस्टवर्ड्स आइसोलेशन मेथड। इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में भी हम नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स लेते हैं, अलग अलग रिएक्टेंट्स लेते हैं जिससे प्रोडक्ट्स बनता है, लेकिन इसमें ये थोड़ी अलग है। इसमें हम वो रिएक्टेंट नहीं लेते जो कि एक्सेस होता है, लार्ज एक्सेस में चेंज करते हैं, जबकि वो लेते हैं जिसका बहुत ही स्मॉल अमाउंट होता है, स्मॉल अमाउंट होता है, यानी कि जो हमने पहले किया था उसका उल्टा, जो स्मॉल अमाउंट में होता है। तो रेट हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, के को ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा और सी की पावर गामा से रिप्रेजेंट करेंगे, ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे भी कर सकते हो आप, करना चाहते हो कर सकते हैं। तो बी और सी में जो है मान लीजिए लार्ज एक्सेस है, यानी कि ज़्यादा कंसंट्रेशन है, लेकिन ए जो है हमारा कांस्टेंट है, यानी कि जो हमारी स्मॉल वैल्यू होती है, मान लीजिए बी और सी हमारा ज़्यादा है लेकिन ए हमारा कम है, तो रेट किसके इक्वल हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू हो जाएगा के नोट ए की पावर अल्फा के। तो ए को हम फाइंड आउट करेंगे और इसी के रिस्पेक्ट में हम बी और सी को भी स्मॉल करके फाइंड आउट कर सकते हैं और ओवरऑल रिएक्शन को निकाल सकते हैं। तो ये हमारा होता है ओस्टवर्ड्स आइसोलेशन मेथड। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।